फेम को पचाना ना आसान काम नहीं होता। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं है। तो इंडिया में एक ही है कि आप नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करनी। बहुत कम लोग जानते हैं जो बाइकिंग करते हैं। अल्पाइन स्टार करके एक ब्रांड है फॉरेन की। कोई इंसान खाना अच्छा बना रहा है। देखो दुनिया में भगवान ने सबको टैलेंट दिया है। मेरा एक्चुअल नाम है गौरव कविया। मैं राजस्थान की उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जिसमें सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। ठीक है, तो आपको पैदा होने के साथ एक बर्डन मिलता है कि बना क्या कर रहे हो। अच्छा, आरएस वारएस की तो तैयारी कर ही रहे होंगे आप। तो आई एम द ओनली वन, और मेरा छोटा भाई जो है उसको भी काउंट कर लेते हैं। हम दोनों लोग उन लोगों में से एक है जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर चुना। क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप अपने एफर्ट करना चाहते हो और अगर आप कभी जिंदगी में जैगवार खरीदने का सपना भी देखते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं खरीद सकते। एथिकल वे में तो आप नहीं खरीद सकते। तो गौरव कविया के साथ जो दूसरा नाम जुड़ा जिसकी वजह से मुझे पूरा भारत देश जानता है, जोजो व्हीली, ये दोस्तों का दिया हुआ नाम है। कि जब आप स्टंट राइडिंग कर रहे हो, फैमिली बैकग्राउंड अगेन पूरी तरह, गवर्नमेंट जॉब, पढ़ाई लिखाई करो, वैसे वाली सी लाइफस्टाइल, और उसके साथ में उनको पता चले कि बेटे को तो एक टायर पे स्कूटर चलाने का शौक चढ़ रहा है। तो जब भी ऑटो एक्सपो होता है उसमें फोटो आती है, मुझे बिना पेपर देके पता चल जाता था कि कल मेरी फोटो आई है। मतलब होता है ना, आज मेरी फोटो आई है कल वाले स्टंट शो की। कैसे पता चलता था? आपके पापा मम्मी के एक्सप्रेशन देखकर कि अच्छा आज तो आप ही की फोटो आई इसलिए गुस्सा हो रखे हैं। तो ये जो नाम है जोजो और व्हीली, ये नाम है दोस्तों का दिया हुआ। कैसे, मतलब जोजो? देखो जोजो इसलिए क्योंकि एक मूवी थी सोल्जर, उसमें एक विलन था जिसके दांत टूटे हुए होते हैं। मेरे एक बाइक क्रैश में मेरे फ्रंट ऊपर वाले टीथ टूटे हुए थे। फिलहाल ये काउंट बढ़ के 6 हो चुका है। सो आई हैव 6 फेक टीथ राइट नाउ। पर ठीक है, मैनेजेबल है कि साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि नोबडी विल गेट टू नो, मैनेजेबल है ना, और आप प्रॉपरली चीजें खा भी पाते हो। तो जोजो तो उस वजह से, अगेन दोस्त मजाक में जोजो जोजो बोलते थे। और व्हीली जो है, व्हीलर, कई लोगों को लगता है कि यार गाड़ियों के व्लॉग बना रहा है तो व्हील से रिलेटेड होगा, पर बेसिकली वो व्हीली वाला जो है ना, एक पहिए पे चलाने वाला काम, वो मेरा शौक था। तो पहले, सबसे पहले मेरे को घर वालों ने व्हीकल एज से पहले देने लग गए थे। नहीं भी देते थे तो हम चुरा के ले जाते थे कि एक लड़की के लिए सपना क्या होता है, बाइक चलाना, साइकिल चलाना। और बचपन से साइकिल पर भी हमने वो स्टंट करे हुए थे, जो कहते हैं ना कि मिट्टी में से कूदते हुए जा रहे हैं, पुलिस चोर पुलिस खेल रहे हैं, वैसे वाले काम। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक अच्छा बचपन जिया है दोस्तों के साथ में, वीडियो गेम्स वाली लाइफ के बिना वाला एक्सपीरियंस। तो उसके साथ में जब मुझे व्हीली करने का शौक चढ़ा, एक्सीडेंट हो गया था, तो घर वालों ने मुझे स्कूटर दिलाया मोटरसाइकिल की जगह। इस पे तो नहीं होगा, इस पे तो नहीं होगा। और वो भी कुछ ऐसा था कि ये तो देना पड़ेगा ना यार, आपको ट्यूशन जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए आपको व्हीकल तो चाहिए। तो जब मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुझे लैपटॉप चाहिए या स्कूटर, था लाइक पहले स्कूटर दिला दो, लैपटॉप तो आता रहेगा। तो जो स्कूटर था उस पे कई दिनों तक मैंने वो लाइफ जी है कि आई एम द फर्स्ट वन जिसने साइकिल पे स्टंट राइडिंग स्टार्ट करी। एक कल्चर था कि पल्सर आ रही है, धूम धूम मूवीज आ रही है, ट्रेंड अलग था, जयपुर शहर खाली था, तो हम लोग शाम को साइकिल, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, और मैं साइकिल पे स्टंट राइडिंग करना शुरू करा। और वो इतना क्रेजी टाइम था कि जो स्प्रॉकेट रिक्शा में लगता है बड़े टीथ वाला, वो हम अलग से सोर्स करते थे, और वो स्प्रॉकेट लगा के हम साइकिल पे व्हीली करते हुए जा रहे होते थे। फिर घर वालों ने स्कूटी दिला दी, तो हमारी जिंदगी, हम कॉलेज स्कूटी पे जाते, वापस आते साइकिल लेते, और शाम को स्टंट प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होते। फिर मुझे ऐसे लगा कि यार पेट्रोल भी तो मैं खर्च कर ही रहा हूँ ना, जो ना स्कूटी पे शुरू करें। फिर भाई साहब जो हमने स्वैग मचाया उस स्कूटी पर कि हम स्टंट शोज कर रहे हैं, एक अलग लाइफस्टाइल जिए। अभी जो लोग यूट्यूब वाली लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं ना, ये हम उस जोन में कर चुके थे। बल्कि अब तो नहीं है वो लाइफ। ऑटोग्राफ देने से लेके टीवी न्यूज़पेपर में आने तक वो सारे काम जिसके लिए लोग ऐसे कहें कि
काश हमारे बेटे को ऐसा होता तो हम उसे ये दिलवा देते। और हमारे साथ क्या होता था, क्योंकि यार घर वालों की भी गलती नहीं है ना, उन्होंने अपना कर्मा निभाया जो उनको निभाना था, पर हमारा भी तो कर्मा था भागना, है ना। यंग एज में आप अपना कर्मा को कैसे छोड़ सकते हो। तो हमने हमारी लाइफ में स्टंट शोज करे, हमारे पास स्पॉन्सर हुआ करते थे, और वो एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ, उसी के साथ में फिर धीरे धीरे बढ़ते गए आगे। ये जो प्रोफेशनल स्टंटमैन, अभी तो खाली स्टंटमैन थे, प्रोफेशनल कब इसमें नाम जुड़ा देखिए है कभी? देखो, स्टंट राइडिंग करना और प्रोफेशनली करना ये दोनों स्टेप बाय स्टेप है। पर इंडिया में क्योंकि करियर ओरिएंटेशन स्टंट राइडिंग को कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला, है ना। क्योंकि यहाँ इंडिया वो जगह है जहाँ पर फॉरेन कल्चर ने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके थे, मतलब आप समझ रहे हो, अंग्रेजों से आप आज़ाद हो रहे हो, उसके बाद में आपको पॉलिटिक्स, बाकी इतने रिसोर्सेज, इतने इन्वेजन हुए कि आप इतने एक्सप्लॉइटेड थे कि आपको आपकी बेसिक लाइफस्टाइल से ज़्यादा क्रिएटिविटी तो आपकी अलग बात है ना, आप बेसिक लाइफस्टाइल से बाहर नहीं निकल पाए। तो इंडिया में एक ही है कि आप नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए। उसके साथ में जहाँ स्पोर्ट्स की ही वैल्यू नहीं है, क्रिकेट के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं इंडिया के अंदर ही नहीं। आप ये मानो, अगर अपन एक थॉट प्रोसेस देखें ना, तो आप ये मानकर चलो कि गिटार वाले के लिए तो लड़कियां इंप्रेस हो रही है, पर क्या तबले वाले के सुर खराब है क्या? सही बात है। वो फैक्ट हुआ कि स्टंट राइडिंग तो आपके लिए ऐसा है कि यार ये तो हाथ पैर तोड़ाने के काम है, ये तो उन लोगों का काम है जिनको अपनी लाइफ की वैल्यू। हाँ, बट उसके साथ में मैं मेरे घर वालों को भी समझा रहा था, और मेरे बहुत सारे लोगों को आज भी मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। उसमें लोग बहुत अलग अलग जगह के होंगे यार। शराब, सिगरेट, ऐसे ऐसे नशे जिनका घर वालों के सामने उनको रख दो ना तो उनको पता नहीं चले कि ये नशा भी है क्या। आज के टाइम ऐसी चीज़ें अवेलेबल है। अगर उसके बीच में एक लड़का जो कि ये कह रहा है कि मेरे को इन किसी चीज़ का शौक नहीं है, पर मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है, तो एटलीस्ट मैं नहीं कहता कि घर वालों को अंधा पैसा लगाना चाहिए, पर उसके उस थॉट प्रोसेस की रेस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं। हाँ, मतलब एटलीस्ट रेस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं ना कि यह कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब हमने स्टंट राइडिंग शुरू करी तो हमने सिर्फ खुद के लिए करी। हमें कोई शौक नहीं था कि हम लड़कियों के सामने स्टाइल मारते हुए घूमेंगे, रोड पे करेंगे। पर भारत देश में थी तो वही रोड है ना जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है थोड़ी दूर हो, वो गौरव टावर जैसी लोकेशन पर ना हो, वो विद्याधर नगर स्टेडियम के सामने की तरफ एक जगह हो जहाँ खाली है, पर पब्लिक रोड ही काउंट होती है टेक्निकली, क्योंकि इंडिया में अभी तक उतनी फैसिलिटीज नहीं है कि स्केट पार्क है वैसे वाला कुछ। मगर उसमें जब ब्रांड्स इन्वॉल्व हुई और ब्रांड ने आपको पैसा देना स्टार्ट करा। ब्रांड कैसे इन्वॉल्व? ब्रांड ऐसे इन्वॉल्व हुई कि आप अगर एक मोटूल करके कोई इंजन ऑयल सपोज करो, XYZ बोले अपन, तो इंजन ऑयल है, तो वो एक किसी कस्टमर को अगर सपोर्ट करेगा कि यार मेरा इंजन ऑयल इतना परफॉर्मेंस वाला है, तो उसको तो देना पड़ेगा ना जो परफॉर्मेंस के मजे ले रहा है। या आप टायर की ब्रांड की बात करो कि कितना ग्रिपी है, तो किसको देंगे? या तो रेस करने वाले को। हम एक नए ऑब्जेक्ट आए थे कि ये नए शो स्टॉपर्स हैं, स्टंट राइडर्स, इनको दे दो। हमारी लाइफ थोड़ी सी ईजी थी कि जो हम घर का पैसे में से जो हमको मिलता था उसमें से निकाल के 2500 का टायर खरीद रहे हैं। अगर वो टायर आपको कंपनी देकर ये बोले कि 15 मिनट में फोड़ लो, भाई साहब वो फीलिंग अनपैरेलल है। तो जैसे जैसे आपको ब्रांड्स मिलने लगी, इंडिया में वो कल्चर इस्टेब्लिश हुआ जो कि पल्सर ने इस्टेब्लिश करा, KTM ने इस्टेब्लिश करा। आज के टाइम अगर 10 ऑटो मेकर है ना बाइक्स में, उनमें से 5 स्टंट शूज करवा रहे हैं जिसके लिए लोग डेडिकेटेड है, तब जाके वो प्रोफेशनल बना। मैं आपको बताऊं, मैंने एक ऐसा ज़माना जिया है कि बहुत कम लोग जानते हैं जो बाइकिंग करते हैं। अल्पाइन स्टार करके एक ब्रांड है फॉरेन की, जो बहुत अच्छा बाइकिंग गियर है। अब जाके इंडिया में इतने अच्छे बाइकिंग गियर मेकर्स है जिन्होंने वो प्रोडक्ट अपने लेवल पर अपनी कॉस्ट पे इंडिया में लेकर आने लग गए। जिस वक्त हमने ज़माना जिया है ना दोस्त, हमने वो टाइम देखा है जब नकली अल्पाइन स्टार की जैकेट जिस पे एम्ब्रॉयडरी में अल्पाइन स्टार बना हुआ है, थर्माकोल कोनों में कंधों पे लगा हुआ है, और वो भी आपके लिए अल्पाइन स्टार वैल्यू रखती है। तो फैक्ट है ना, बहुत सारा समय का खेल है। तो जाके प्रोफेशनली काम स्टार्ट हुआ। ऑल्दो मुझे मालूम था, मैंने बीटेक कर रहा था मैं 7 के अंदर, तो मेरी लाइफ के 2 ही गोल होते थे, स्टंट राइडिंग करने, ट्रैक पे चले जाओ, हाथ पैर चिल्लाओ, उसके बाद कॉलेज जाके पढ़ने चले जाओ, ताकि आप पैसा कमा सको अपने स्पोर्ट्स के लिए। और क्योंकि मैं स्कूटी वाला स्टंट राइडर था,
तो इसीलिए मेरे पास सपोर्ट मेरे टीम की तरफ से भी कुछ नहीं था, क्योंकि स्कूटी को ब्रांड कंपेयर नहीं करती थी फॉर स्टंट राइडिंग। वो मानकर चलती थी कि बाइक है तो बाइक पे स्टंट होते हैं। तो जिस वक्त मैं ये ज़माना जी रहा था ना कि मेरी टीम, हमने सबने इकट्ठे मिलके ग्रो करा, मगर जो हमारी टीम हुआ करती थी वो तो जा रही है सीधे के सीधे टर्की। और आपको काम मिलता है कि प्रैक्टिस करने के बाद ट्रैक पे झाड़ू मार के साफ कर लेना, ताकि ग्रेवल सारी की सारी हट जाए। और आप मतलब आप घर पे भी झाड़ू नहीं मारते, पर ट्रैक साफ करना जरूरी है ताकि आप अगले दिन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। तो वो एक अलग टाइम था। और आज भी देखा जाए तो प्रोफेशनली तो बहुत सारी चीज़ें काउंट नहीं होती, पर फिर भी जो हमने सपना देखा वो आज के टाइम जब हम हकीकत होते हुए देखते हैं ना कि आपको ब्रांड न्यू बाइक मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है। और बहुत सारे हमारे साथ के जो स्टंट राइडर थे जिन्होंने सही टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट करा, वो अच्छे लेवल पर ग्रो भी कर रहे हैं। जी। अब ये जो रिव्यू इंडस्ट्री में आपको ये वाला ट्रांजिशन कैसे आया? देखिए हुआ क्या कि मेरा ना एक बिलीव है बहुत सिंपल सा, भगवान से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, है ना। मतलब अंधभक्त नहीं है, पर वो उससे अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है। और लाइफ को ना गो विद द फ्लो जियो। आप हर सब चीज़ें प्लान नहीं कर सकते ज़िंदगी में। आपको जब अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी तभी मिलेगी। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कोविड टाइम बुरा रहा हो, पर मेरे को जितने भी मेरे क्रिएटर जानकार हैं या जितने नए लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा बेस्ट टाइम नहीं था चीज़ों को समझने, सीखने, लर्न करने का। उस चीज़ की वैल्यू शायद लोगों को अब हो रही है। हाँ हुई है। और बहुत सारा क्रिएटिव, मैं भी अगर आज मैं कुछ हूँ तो उसका बहुत बड़ा जोन वही था जब मैंने अपने आप को समझा, जब मुझे समझ में आया कि ये भी किया जा सकता है। तो स्टोरी स्टार्ट ऐसे हुई कि मैं सुपर कार के ग्रुप में हूँ जिसमें जयपुर की सारी एग्जॉटिक कार्स हैं, वो मेरी फैमिली है। तो लॉकडाउन का टाइम है, हर कोई डिप्रेशन में। मेरे पापा की जॉब फर्स्ट डे से लगी हुई थी कोविड में। जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था उस दिन मेरे पापा की जॉब लगी है कि आप गवर्नमेंट जॉब है, आपकी ड्यूटी है, ये डिपार्टमेंट आपको संभालना है। तो जस्ट इमेजिन करो हमारे लिए वो कितना स्कैरी पार्ट है कि मेरे पड़ोस वाले शाम को गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और हम हमारे घर से नीचे नहीं उतरे, हमारी गाड़ियों की बैटरियां ड्रेन हो गई, हमने उनको स्टार्ट तक नहीं करा। उस खौफ में हम जी रहे हैं घर पे बैठे हुए। पहला लॉकडाउन निकल गया, सेकंड लॉकडाउन बहुत लंबा टाइम, तो सेकंड वाला है, तब तक मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था कि बाहर गली वालों में तो कोई मरा नहीं, कम से कम नीचे तो घूमने के लिए जाओ। तो हमने हमारी जिंदगी जीनी शुरू कर दी। मगर सेकंड लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई, है ना। मिस यू मम्मी, मिस यू डैडी वाला बहुत बुरा हाल था वो। उसके बीच में मेरा दोस्त जो सुपर कार ग्रुप का लीड मेंबर है, वो है भाई साहब डॉक्टर। वो डॉक्टर बना और उसने मुझे कहा कि अपन चल रहे पहाड़ों में। उसने मुझे पहले ही प्रॉमिस ले लिया था। और इंसान के पास, आपके मेरे पास है क्या, जबान ही तो है। तो मैंने जबान दे दी कि भाई मैं चल लूंगा साथ में। अब वो बोल रहा है आपको कि मेरी बाद में कोविड में ड्यूटी लग जाएगी, मनाली चल रहे हैं। भाई मिस यू मम्मी, मिस यू डैडी, घर के बाहर निकलने पे पुलिस वाले उठा ले जाते हैं आपको 10 दिन के क्वारंटाइन पर। घर वालों को भी बाद में पता चलता है कि लड़का उठ चुका है। और उसके साथ में आप घर वालों को ये बोलो कि आप मनाली जा रहे हैं। सपना ही है तो, पर जबान की भी वैल्यू है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार चल लेंगे अगर परमिशन मिल गई तो। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान परमिशन तो ना ही मिले तो अच्छा है। भाई साहब वो लेटर लेकर आ गया कि ऑनलाइन परमिशन मिल चुकी है अपने को, अब अपन चल रहे मनाली। ठीक है। तो जब मैं रैक सैक में सामान ठूंस रहा हूँ तो घर वालों को पता चल रहा है कि लड़का गायब हो रहा है। आप मानोगे नहीं, चीज़ें इतनी अच्छी होती है ना। पहाड़ों में आप बैठे हो, नज़ारों के मज़े ले रहे हो, कोई नहीं है वहाँ। आपके पास आता है फ़ोन महिंद्रा से, कहते हैं ना हर चीज़ भगवान डिसाइड करता है। कॉल आता है आपके पास महिंद्रा से आपके दोस्त का कि जो जॉब करेगा। मेरी जॉब है नहीं, पैसा कमा नहीं रहे, घर वालों के जो खिला रहे हैं वो आप खा रहे हो। आप पूछते हो उनको जॉब क्या है, वो कहते हैं महिंद्रा में एक जॉब है एसयूवी एक्सपर्ट की, करेगा। मैंने कहा कर लूंगा, पर मुझे गाड़ी बेचने का एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं करना चाहता। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं बेचनी, तुझे बेचना एक्सपीरियंस। और मेरे पास पिकअप ट्रक है, तो आई लव ऑफ रोडिंग और आई नो कि कोर क्या है। कौन सा है? मेरे पास महिंद्रा गेटअवे करके एक पिकअप ट्रक है, कस्टम बिल्ट है, मेरे सपने के हिसाब से मैंने तैयार कर रखा है। और मैं आपको दिखाऊंगा तो विल बी सरप्राइज। छत पे रूफ रैक है कि छत पे यार दोस्त पालक ती ढाल के कहीं सनसेट एंजॉय कर रहे हो, ऐसा पिकअप ट्रक। तो सिस्टम बैठा हमारा और हम जॉब लग गए। जब महिंद्रा में मैं जॉब लगा तो महिंद्रा
ने मेरे को एक सिंपल गोल दिया था। उनका गोल सिंपल ये था कि हमारा जो प्रीमियम प्रोडक्ट है आपको उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव बनना है, क्योंकि उन्होंने जो पहले कार लॉन्च करी वो कार में खराबी नहीं थी, मगर रिप्रेजेंटेशन एक थॉट प्रोसेस हुई ना। आप बोलेरो वाले को बोल रहे हो कि आप फॉर्च्यूनर बेचो, तो वो तो ट्रीट बोलेरो वाले टोन से करेगा ना उसको। तो हम जो गए, हमारा काम था एक्सपीरियंस देना, और मेरे लिए ना ऑटोमोटिव वाले फैमिली जैसे मेंबर है, तो मेरा जैसे मैं गया, मैंने थार का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं। हमें XUV 700 की ट्रेनिंग पे भेजा। तब तक मेरे चैनल पर, मैं आपको बताऊं, 2012 से मेरे चैनल पे YouTube वीडियो है। अच्छा, 2012 से आप कोई भी जो इंसान चेक कर लो मेरा पहला वीडियो कब का है, मगर मुझे नहीं मालूम है YouTube क्या होता था। वो वीडियो हमने इसलिए बनाए थे क्योंकि हमें, मान लो मॉन्स्टर एनर्जी बुला रही है कि हमें एक स्टंट शो करवाना है, तो आपको आपकी प्रोफाइल के लिए कुछ तो भेजना होगा। एज ए स्टंट राइडर आपको स्टंट राइडिंग का वीडियो तो आप भेजोगे। तो हमने किसी दोस्त जिसको उस वक्त कैमरा चलाना आता था, हाथा जोड़ी करी, हमने कहा एक वीडियो बना दे यार दोस्त हमारा। वो वीडियो है, उन पे रीच आ रही है, उनमें गाने डले हुए प्रॉपर, जो जिसे बोलते हैं ना कि किसी और का ट्रैक है, उससे आपको मोनेटाइज भी नहीं होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, मगर 40-50 हज़ार स्टंट के नाम पर ही वो चल रहे हैं वीडियो। अब जोन आ चुका था चेंज, हर कोई यूट्यूबर कर रहा है। इसके बीच में एक यूट्यूबर ने हमारी कर दी बेइज्जती, जो किसी टाइम हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था। बेइज्जती इन द सेंस क्या होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि यार फेम को पचाना ना आसान काम नहीं होता है। इंस्टेंट फेम जिसको मिलता है ना, उसके बाद उसकी भाषा बदल जाती है। तो YouTube की वजह से बहुत सारे लोगों की भाषा बदली है, जिसको बहुत सारे व्यूअर्स ने ही देखा है। तो भाई ने कहीं ना कहीं, अब मुझे ऐसे लगा कि यार इसने तो गिरा दिया, और उस स्टंट राइडर होने की वजह से हमारी पहले से बहुत वैल्यू थी। तो मैंने कहा यार अगर कोई यूट्यूबर बन रहा है तो बनना तो यूट्यूबर पड़ेगा, है ना। अमीर है तो अमीर बन के काटो उसको कि भाई ऐसे बनते हैं अमीर, तू क्या अमीर है। तो मन में तो था, मगर टास्क बहुत थी। एज ए यूट्यूबर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और नए यूट्यूबर्स के लिए यही सजेशन है उस बात के लिए भी कि यार पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होता, शुरू तो करना ही पड़ेगा ना यार। इस चीज में अटक जाते हैं हम बहुत ज्यादा। हाँ। कैमरा अच्छा नहीं लग रहा है यार, वीडियो नहीं है, वीडियो हो जाए 10 दिन रुक जाओ, दोस्त आ रहा है कैमरा ला रहा है, हाँ। फिर बनाओ, 10 हाँ। दिन तो रुक गए। नहीं, रुक भी गए। और दूसरी बात, इट इज नेवर अबाउट क्वालिटी ऑफ योर वीडियो, इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल अबाउट यू। हाँ, मतलब आप समझो, आप अपनी बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर रहे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता दोस्त। आप चाहे सिनेमैटिक बड़ा कैमरा उठा लाओ, एंड उससे भी बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो जब लॉकडाउन था तो हमने पहला काम सीखा एडिटिंग करना। मेरे को ड्रोन मेरे पास पहले से था, क्योंकि मैं रेडियो जॉकी की मैंने जॉब करी है, साथ के अंदर मैं पॉलिटिकल शूट कर रहा हूँ, मेरी टीम थी, मगर एडिटिंग नहीं आती थी। और गोप्रो मैं हीरो 3 से चला रहा हूँ, मगर वो सारा डेटा हम हार्ड ड्राइव में इकट्ठा करके रखते थे कि हाँ हम किसी राइड पर गए, बाहर वाले फॉरेन वाले जो स्टंट राइडर है वो तो ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, तो हम भी डेटा बनाएंगे। एडिटिंग ही नहीं आती दोस्तों, ये भी तो पंगा। तो लॉकडाउन में एक तो एडिटिंग सीखी, यूट्यूब पे एक टीचर को मैंने फॉलो करा, उन्होंने जो मुझे बताया स्टेप बाय स्टेप मैं उसको लेकर चलता गया। और जो कहते हैं ना पुराने जमाने में कि आपने किसी को गुरु माना, भाई वो है। आप अगर किसी को 1000 किलोमीटर दूर से भी गुरु मान के उसको फॉलो करते हो, आपको उसकी शिक्षा मिलेगी। डिपेंड करता है आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो एडिटिंग मैंने उतनी सीखी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी, है ना। मैं भूखा नहीं रहूंगा, उतना खाना बनाना सीख लो। कंपनी में जब हम गए तो हमने व्हीकल को देखा, उससे पहले हम बेसिक टुच्चे वीडियो बना रहे थे, कुछ भी, पर एटलीस्ट आपका वीडियो देख के आपको अंदाजा लग जाता है कि गलती कहाँ कर रहे हो। और उसके बाद जब XUV 700 आई, मैंने उसका एक सिंगल वीडियो बनाया जो था कि आपको एक्सेसरीज क्या क्या नई गाड़ी में लगानी चाहिए, उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अंधेरे में बनाया हुआ वीडियो, बेसमेंट के अंदर, कोई उसके अंदर बहुत इंट्रो पार्ट जैसा कुछ नहीं है। उस वीडियो पे मेरे पास आए कमेंट, उन कमेंटों का मैंने जवाब में एक और वीडियो बनाया। उसके जवाब में मुझे और कमेंट आए जो कि सेंसेबल कमेंट थे, कोई गाली नहीं दी किसी ने नहीं कहा खराब वीडियो है। उसने कहा भैया मुझे ये बता दो सनरूफ कैसे खोलते हैं। किसी ने मुझे बोला कि भैया इसकी स्क्रीन दिखा दो कैसी है। आई मेड 75 वीडियो ऑन 700 जस्ट XUV 700। इस बात को 2 साल हो गए।
आज भी आप मेरा इनबॉक्स खोलोगे ना तो हर तड़पता हुआ ओनर जो XUV 700 का है, नया छोड़ो जिसने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है, वो भी मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहा होता है। तो उसकी वजह से फ्लो बना, मकसद मिला, मैंने महिंद्रा छोड़ा क्योंकि महिंद्रा में लिमिटेशन थी। एंड दो चीजें मुझे ऐसी लगी महिंद्रा के अंदर जिसके लिए मुझे प्रॉब्लम हुई। पहला, ऐसा नहीं कि महिंद्रा के मेन लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, पर वो मेरे टैलेंट को यूज नहीं कर पाए। क्या आप समझो, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, उसी सेम टाइम पर 150 थार का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था। जिस बंदे ने मेरे शोरूम से गाड़ी ली, वो मेरा दोस्त है, उसको मैं ऑफ रोडिंग कराने के लिए ले जा रहा हूँ, कोई महिंद्रा का सपोर्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरे दम पे मैं लेकर जा रहा हूँ, और वो सारे मेरे दोस्त हैं। और आपको मैं इस पूरे चीज में ना एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ जो कि एक्चुअल बात है। टिल नाउ मुझे बाकी ब्रांड्स ने सपोर्ट करा है, ऑटोमोटिव की ने, उन्होंने मुझे व्हीकल्स दिए, उन्होंने कहा आप क्या क्रिएटिव कंटेंट बनाना चाहते हो हमें बताओ। टिल नाउ महिंद्रा की PR जो है, उन्होंने मुझे ऐसे कर रखा है, तू कौन है? आप सोचो, आपने कोई गलत रिव्यू नहीं करा, जो महिंद्रा का काम था कंटेंट बनाना, वो कंटेंट आप बना के दे रहे हो। आपने पूरी की पूरी यूजर मैनुअल छाप दी है ऑनलाइन, और आज तक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है और मैं उनको कहता हूँ ना, सर मुझे अपडेट तो दे दो कि आने वाला क्या है, उसके क्या फीचर है। मीडिया ड्राइव तो अलग बात है, उसमें भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, घर की मुर्गी दाल भर, ये बिल्कुल भाई साहब, ये जो कहावतें बनी है ना, ये इसी चीज के लिए बनी है। बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे अच्छे सब्सक्राइबर बने, जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं तो ही आप बड़े यूट्यूबर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आप समझो, आपको कम से कम उस क्राइटेरिया पर तो आना पड़ेगा ना, जब कोई इंसान आपको यूट्यूबर भी काउंट कर रहा है। यूजुअली डे कैसा रहता है आपका? आप उठते हो, शूट पे जा रहे हो, क्या क्या पूरा दिन का रूटीन क्या होता है? देखो, मैं मेरे रूटीन से बताता हूँ क्या रूटीन था, फिर क्या हुआ और अब कैसा है। पहले एक रूटीन आपने फॉलो करा जिसमें आपकी जिंदगी रैंडम थी, क्योंकि आप पे न रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना आपका कोई बहुत बड़ा काम था, पैसा भी नहीं था, साइकिल पे घूम लो, मोटरसाइकिल पे घूम लो। फिर आपने करी जॉब करने के बाद आप बन गए बवाल। आँख खुलते आपको दिखता था कि फॉर्मल पहनो, ऑफिस भागो, लंच का पैकेट, और भागकर वहाँ लंच कर रहे हो, शाम को थके आ रहे हो, आपकी फन वाली लाइफ खत्म। आपने वो लाइफ छोड़ी, वापस आप अपनी पुरानी लाइफ में आए, मगर अब आप पे आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसे आए। मगर पैसे के लिए तो मैं आप लोगों को एक बीच में और चीज़ बता देता हूँ कि दोस्तों, मैं ना उन लोगों के बीच में रहता हूँ जो कि ऑडी BMW ओन करते हैं, बिजनेसमैन, बच्चा नहीं है उनका मेरा दोस्त, वो बाप है जिसने खुद ने पैसा देकर गाड़ी खरीदी है। हर आदमी जीरो है। आप चाहे लाख रुपए कमा लो, आप लाख की गाड़ी खरीदते हो जिसकी लाख रुपए की EMI आती है, उसकी सर्विस से लेकर इंजन खराब होता है तो आपको उतना ही पैसा देना पड़ता है, और आप वो आदमी से जब बात करोगे वो उतना ही हाय तौबा मचाता है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। जो इंसान 20,000 रुपए कमाता है ना, वो 20,000 में भी खुश है, उसका घर चल रहा है। और आप अगर इंडिया के किसी भी आदमी से बात करोगे ना, एक चौकीदार की सैलरी मात्र 5,000 रुपए आज के टाइम, है ना। भूखा नहीं सो रहा है, वो भीख भी नहीं मांग रहा है, उसका काम चल रहा है ना। और दूसरी तरफ 1.5 लाख जो इंसान कॉर्पोरेट में काम आ रहा है, हाय तौबा तो वो भी मचा रहा है। तो पैसा तो मेरे पास में आने लग गया था, मगर पैसे के साथ में आपके साथ में खड्डे आप उतने खोद लेते हो। पर खड्डे खोदने के साथ अब आप उस रेस में आ चुके हो जिसमें आप स्लो डाउन नहीं हो सकते। और YouTube दिखने में बहुत फैंसी है, बल्कि मुझे लगता है ओवर फैंसी। मगर इस ओवर फैंसी में प्रॉब्लम क्या है कि पहला, हर इंसान की रीच नहीं आ सकती और पूरे टाइम नहीं आ सकती, इसकी एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी। आप कुछ ऐसा करो जिसके बाद आप डिप्रेशन में हो, वो बहुत बुरा है। दूसरा, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तो इंसेंटिव के लिए तो आपको और तेज भागना पड़ेगा। और इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर इतना फास्ट है कि आप गाड़ी का वीडियो बना के फ्री नहीं होते तब तक एक नई गाड़ी लॉन्च होती है, नई गाड़ी का वीडियो बना के फ्री नहीं होते तब तक पहली वाली गाड़ी का फेसलिफ्ट आ जाता है। और जिसमें तो मेरी कोई औकात ही नहीं है दोस्त, अभी तक मैं उस लेवल पर ही नहीं हूँ जिसके अंदर मुझे हर कंपनी बुला रही है। क्योंकि जब हर कंपनी बुलाने लगेगी ना, तो मुझे लगता है एयरपोर्ट पे आपको वीडियो एडिटिंग करके बैठना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको घर पे नहीं आते हो, आपकी कहीं और जाने के लिए आपका काम होता है। तो मैं जो बड़े यूट्यूबर मेरे दोस्त उनकी मैं लाइव देखता हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी इंसान को बड़ा फैंसी लग सकता है रोज एरोप्लेन में बैठना, पर जिसकी जिंदगी में 30 दिन में से 15 दिन एरोप्लेन में बैठना लिखा होता है ना, उसको इस बात की चिंता होती है कि कब वो शांति से बैठे, क्योंकि चेक इन बैग भी उसे 10 बार चेक कराना पड़ता है, आधे घंटे जाना पड़ता है। तो दिखने में फैंसी है, आई विश हर इंसान कभी ना कभी जिए, पर वो रेस्पेक्ट करे कि वो आसान काम नहीं है। तो अपनी लाइफ का बेसिक पार्ट है, सुबह हम उठते हैं जब हमारी आंख खुलती है, घर वाले हमको नहीं उठाते कि सुबह सूरज उठ गया 8 बज गए 9 बज, नहीं भाई। जब आप ऐसे हो जाते हो ना कि अब तो उठ जाए यार, तब आप उठते हो। अगर आप जल्दी सोए हो तो जल्दी उठ जाओगे, लेट सोए हो तो लेट उठोगे। उठने के साथ ही आपकी जिंदगी में होता है काम कि आज एक कौन सी नई गाड़ी का वीडियो बनाना है। अब आप उठ के सीधे की सीधे वीडियो बनाने जाते हो, 100% श्योर्ड है जब आप वीडियो बनाने जा रहे हो तो आपको शोरूम में भीड़ भी मिलेगी, शोरूम में लोग भी मिलेंगे, गाड़ी जो है हो सकता है अंदर खड़ी, हो सकता है बाहर खड़ी हो, उस पर पॉलीथीन्स भी लगी हुई हो और गाड़ी गंदी भी हो। तो सबसे पहले आई एम ब्लेस्ड कि मैं जयपुर में रहता हूँ, शोरूम ओनर से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है और यहाँ के लोग कोऑपरेटिव है और एटलीस्ट उनको मालूम है कि यूट्यूबर से आप क्या काम करवा सकते हो अगर एथिकल ढंग का अच्छा कंटेंट बना रहा है तो आप क्या कहते हो, पॉलीथीन उतार, गाड़ी साफ कर। सो सबसे पहले इसका एक हैक है, आपकी ओनर से दोस्ती हो अलग बात है, रिसेप्शनिस्ट से अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आप कहते हो मैडम गाड़ी तो साफ करवा दो यार, थोड़ा टाइम ले। एक्चुअली क्या है, वो ड्राइवर अभी बाहर गया हुआ लंच करके आएगा, तो या तो आप कह देते हो नकटे होकर कि भाई मेरे को चाबी देते, या फिर कई लोग जहाँ अच्छा है वहां आपकी गाड़ी क्लीन वगैरह कर देते हैं। इतनी देर में आप उस गाड़ी के बारे में सारा नॉलेज लेते हो और उसको एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक आप कुछ भी बोल सकते हो, गलती होती है। और मेरे जो व्यूअर, अगर कोई भी मेरा जो वीडियो देख रहा है, ये वाला वीडियो मेरे जो देख रहे हैं, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब आप किसी का भी कंटेंट देखते हो तो आपको पता चल जाता है उसका उस दिन कैसा निकला। अगर आप हैप्पी हो, चीजें फ्लो में चल रही है, उस दिन आपका कंटेंट निकलेगा वाव वाला। मगर वहीं अगर मूड खराब करके आए हो, पुलिस वाले ने रास्ते परेशान कर लिया, या 1 घंटे से आप बैठे हो, आपको कोई भाव नहीं दे रहा, गाड़ी आपकी साफ ही नहीं हुई, आप चाहकर भी अच्छा कंटेंट नहीं निकाल सकते। तो कंटेंट, हाँ, तो कंटेंट आप पर, आपका जॉब है ये, आपको प्रोफेशनलिज्म तो रखना पड़ेगा। कंटेंट बनाते हो आप क्योंकि आपकी अर्निंग बहुत नहीं है, तो आप बाकी बैकअप टीम नहीं ओन कर सकते। जो यूट्यूबर आपको कम सब्सक्राइबर वाला दिख रहा है, जिसके पास बैकअप टीम है, ये वो लोग हैं जिनके पास में घर का सपोर्ट या पैसा है। अगर नहीं है ना, तो काली माता तो आपको बनना पड़ेगा। आप में स्किल हो या नहीं हो, आपको डेवलप करने पड़ेंगे कि फोन से आप ही शूट कर रहे हो। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो मेरे को लोग कहते हैं कि यार आप पूरे वीडियो में ना कैमरा के पीछे, दोस्त मैं अकेला शूट कर रहा हूँ, मेरे लिए गाड़ी दिखाना मेन मायने रखता है। तो जैसे मोटो व्लॉगर नहीं होते क्या, स्टार्टिंग में आपने एंट्री पार्ट आपके फेस दिखा के कर ली, बाकी आप गाड़ी का वीडियो बनाते हो। अब रात को आके आपको वीडियो एडिट करना है। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं बाद में कर लूंगा, कोई दूसरा नहीं दोस्त, ये बर्डन बढ़ गया, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो जो आपने दिन में शूट करा है टिल इवनिंग आप घर में घुसते हो, क्योंकि 10, 11, 12 बजे आप बाहर निकलते हो, शहर में ट्रैफिक होता है। अगर आप गाड़ी के बारे में कैसा ही वीडियो बना लो, 2, 3, 4 घंटे आपको चाहिए। घर पे आते हो तब तक वापस शाम हो जाती है, खाना खाते हो, आप इतने स्ट्रेस में होते हो, पूरे दिन भर बक 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 करते हो कि अब आप चाहते हो कि थोड़ी देर काम बैठो, पर उसके बाद आपको वीडियो एडिट करना पड़ता है। अब जो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको कि हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, ये डिपेंड करता है एक दिन पहले आपने क्या कंटेंट शूट करा। अगर वो कंटेंट शूट एडिट करते हुए रात हो गई तो भाई साहब आप सुबह भी लेट ही उठोगे। और हम जैसों की जिंदगी में कोई संडे नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि मुझे एक हॉलीडे एक दिन फिक्स कर लूं, जैसे बुधवार है, वेडनेसडे को हर शोरूम पे आपको भीड़ मिलेगी। तो वेडनेसडे समटाइम मैं सोचता हूँ कि यार इस दिन तो मैं छुट्टी मार लूं, क्योंकि आपको वापस चार्ज होने के लिए भाई समय चाहिए। दिन तो चाहिए। संडे आपका एडवेंचरस होता है। संडे को, क्योंकि मेरा सर्किल अलग है, मोटो व्लॉग्स, ऑटोमोटिव कंटेंट बनाने के अलावा मैं इतने सारे लोगों में इन्वॉल्व हूँ। मैं साइकिलिंग करता हूँ, बाइकिंग, ट्रैकिंग, ऑफ रोडिंग, रेसिंग, कैंपिंग। तो आपके लिए उन लोगों की प्रायोरिटी है, आप पूरी तरह से खो नहीं सकते कि जो आप कंटेंट बना रहे हो उसी में खो जाओ। आपको बैकग्राउंड में आपको दोस्त ने ही बोला है ना शाम को ऑफ रोडिंग करने चलना है, तो आप ऑफ रोडिंग करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि गाड़ियों का नॉलेज क्या होता है।
है ना। आप अगर कार रेस, बाइक रेस नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि पीक पावर क्या होता है, छोटे टर्बो का क्या फायदा होता है, बड़े का क्या होता है। और मैं क्योंकि इन चीजों को जी रहा था, इसीलिए तो मैं गाड़ियों के ब्लॉग्स के बीच में आया। तो वो पार्ट को बैलेंस करना पड़ता है। सर्कमस्टेंसेस आपको क्रिएटर नॉट, जब आपको क्रिएटर बनना है और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहे हो कि यार कंटेंट नहीं आ रहा, इस सर्कमस्टेंसेस जैसी जिंदगी ने पुश कर दिया ना आपको, बेटा अब तो तुझे करना पड़ेगा, क्या करेगा। हाँ, मतलब गो विद द फ्लो वाला जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है। आज के टाइम क्या है कि क्रिएटर ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आप समझो, आपने एक वीडियो कोई आपका आया जो वायरल हो गया, अब आपको पीछे से पीयर प्रेशर साथ वालों ने दिया, भाई तू क्रिएटर है, तू सेलिब्रिटी है, अब तुझे वापस एक और कंटेंट लाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आपका कंटेंट वैसा ही अच्छा हो, और जब वो नहीं होगा ना, तो आपको जितनी खुशी उस 15 लाख 5 लाख व्यूज आने पर नहीं है, उससे ज्यादा आप डिप्रेशन में आ जाते हो अगले 15 वीडियो में 300-300 व्यूज के साथ। इस पे भी मैं ना सारे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ छोटी, यार आप अपना कर्मा मत छोड़ो। मेरे कोई वीडियो बहुत वायरल नहीं हुए, पर जो वीडियो मेरे वायरल हुए उस वीडियो के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था कि वायरल हो सकता है। मैंने एक स्टोरी के हिसाब से एक वीडियो बनाया, उसको पोस्ट करा, 3.6 मिलियन व्यूज है उस पर। और ये सारी मैंने एक्सपीरियंस करी खुद ने। आपका काम है आप अपना कर्मा करो, रोज उठो, आपको अगर क्रिएट करना है कंटेंट आप क्रिएट करो, शिद्दत से उसे पोस्ट करो, शिद्दत से सारे काम करो। अगर फेमस होना है तो वो जो सामने वाली जो जनता है ना, जो आपकी फैमिली है, वो चाहेगी तो आप फेमस हो जाओगे, वो नहीं चाहेगी ना तो आप कुछ भी कर लो। आप लोगों के इनबॉक्स में जाकर मैसेज फॉरवर्ड करके भी कह दोगे ना, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, नहीं होगा। और अगर आप कोई भी कंटेंट देखते हो शॉर्ट में, स्पेशली बड़े में तो नहीं है क्योंकि बड़े में इंफॉर्मेशन मायने रखती है, इंस्टा पे अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो और आप अगर उस वीडियो को 4 बार खुद देख सकते हो हंसते हुए, तो मतलब है। अगर आप उस खुद ही वीडियो को देखकर आपको लग रहा है कि कुछ भी बना दिया यार मैंने, नहीं चलेगा। और इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में दूसरा जो ट्रेंड आ चुका है ना, वो ट्रेंड और अलग है। वो ये है कि भाई साहब लोगों को इंफॉर्मेशन सादगी देखनी ही नहीं है, उनको देखना है क्रिंज। अब पता नहीं क्यों ये, मतलब ये मेंटालिटी हो गई है कि क्रिंज ही आज के टाइम लोगों का एंटरटेनमेंट है, वो अलग बात है। पर आप आज के टाइम जिस चीज को सबसे ज्यादा फेस कर रहे हो, मतलब अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है कि सबसे ज्यादा बच्चे किसी जमाने में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, आज के टाइम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। ये आपको कई जगह लिखा हुआ भी दिख जाएगा, कई लोग बात कर रहे हैं कि भाई बनना तो यूट्यूबर है मेरे बच्चे को। पर आप समझो आज के टाइम सबसे ज्यादा हेट्रेट यूट्यूबर्स की, क्रिएटर्स को मिलती है कि आज के टाइम आप किसी भी क्रिएटर के बारे में बात करोगे, हाँ मतलब यूट्यूबर बोलना को बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, तो आज के टाइम जितनी ज्यादा लोगों के लिए फैन फॉलोइंग नहीं है, उतने ही लोग जलते हैं क्रिएटर से। इसके पास तो कार आ गई, ये तो गलत काम करता है ना, ये तो नाली में कूद जाता है। यार आप लोगों ने तो उसको प्रमोट करा है नाली में कूदने के लिए, और अब उसको मजा ही उस चीज में। मैं इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। क्या हुआ, बिग बॉस के अंदर पुनीत आया, ठीक है, पुनीत सुपरस्टार उनका नाम है। तो आने के बाद लोगों ने कहा कि पुनीत का तो स्वैग अलग है, कईयों ने कहा कि यार क्या बेवकूफ आदमी है, टॉयलेट के अंदर वो हार्पिक डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर। भाई उसका काम है, आप समझो उस आदमी ने कुछ गलत नहीं करा है, जिसकी वजह से वो आदमी फेमस है। जो आदमी कर रहा है जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं, अंदर आके वही तो परफॉर्म करेगा। मुझे स्टंट राइडिंग करनी आती है तो मैं डांस कैसे कर सकता हूँ? मैं जहाँ कोई बोलेगा तू क्या कर सकता है, मैं स्टंट राइडिंग करके दिखाऊंगा उसको। पुनीत ने तो वही करा ना जो उसको आता है, चीखा चिल्लाया, वो उसके लिए एंटरटेनमेंट है। तो अब क्या है कि वो तो गधे पे बैठ जाओ तो गधे पे क्यों बैठे हो, गधे को आप बैठा रहे हो तो वो इस जानवर को ऊपर के बैठा, वो अलग सा कॉन्सेप्ट है। पर्सपेक्टिव सबका अलग है, पर मेरे को ये बिलीव है, मेरा मानना भी ये है कि देखो भाई जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है आपको तो मालूम ही है, आप तो करने वाले हो उस काम को। तो आप अपनी खुद की है ना कभी भी इज्जत मत गिराओ, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो काम कर रहे हो
तो वो अच्छा है, चाहे आप भरे बाजार में किसी गुंडे को पीट के आ जाओ, पर आपको ऊपर वाले ने एक स्पेसिफिक वर्क के लिए भेजा है सोसाइटी के अंदर। किसी को भेजा है कि वो अनाज उगाएगा, किसी को भेजा है डॉक्टर बनने के लिए, वो ऊपर वाले ने डिसाइड करा है। तो इफ यू आर गुड एट योर जॉब, ओनली देन आपका इस दुनिया में आने का मतलब सॉल्व हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। और सारे, अगर आप मुझे एक बेसिक चीज बताओ, घर वालों को भी समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को, सारे यूट्यूबर बन गए, मैं मान के चलता हूं ये सीन कि सारे ऑटोमोटिव यूट्यूबर बन गए, भाई गाड़ी खरीदेगा कौन? और ये चीज में इतने ज्यादा ऑटोमोटिव वाला, तो मैं आपको बताऊं, आज के टाइम जब इंसान कोई काम करता है वो कहता है कि दूसरे की जो थाली है उसमें घी ज्यादा है, ये वाली कहावत है। आप प्रेजेंट में जाके देखो, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट मेरा है। जिस इंसान ने सुपर बाइक ली, उसने गोप्रो लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त ही हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपना बहुत सारी एनर्जी, टाइम खराब कर रहे हो, जो कि आप कहीं लगा दो तो आप उससे ज्यादा सेलिब्रिटी बन सकते हो। आपने एक सुपर बाइक ली, सुपर बाइक लेने के बाद आप मोटो व्लॉगर बने क्योंकि एक जमाना था, तो आपने गोप्रो ले लिया। जो इंसान सुपर बाइक ले रहा हो गोप्रो भी ले सकता है। उसके बाद में आप रिव्यूअर बन गए, चलो बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी तो किसी की जगह बना ही हूं ना यार रिव्यूअर। मगर रिव्यू जो आप कर रहे हो उसमें अगर आप सिर्फ ब्रोशर पढ़ के खत्म करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और एज ए रिव्यूअर आपको कुछ चीजों के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। पहला, रील्स बनाना और रिव्यू करना दोनों बहुत अलग काम है, दोनों सेम नहीं है। आप किसी को गाड़ी के बारे में नॉलेज दे रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो अच्छी गाड़ी ले, अपने हिसाब से गाड़ी ले, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और वहीं आप रील्स बना के जुप जैप जूम, आपकी मोटरसाइकिल इधर से आ रही, वो सेम काम नहीं। आप वो भी करो, ये भी करो, आपकी मर्जी है वो करो। पर अगर आप उससे एक्सपेक्ट करो कि मैं फ्यूचर में अर्न करने लग जाऊं, क्योंकि घूम फिर के गोल है पैसा, वो आपके पास नहीं आएगा। और मेरी इंडस्ट्री में तो पहले तो बाइक वाले, फिर कार वाले, फिर ट्रक वाले, इतने सारे इन्फ्लुएंसर है कि जयपुर में भी अगर मैं बात करूं तो 100 लोग खड़े कर दूं, पर उनमें ढंग के 5 है। क्यों है? क्योंकि आपने चैनल स्टार्ट करा, आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, रीच नहीं आई तो आप उसको छोड़ के कुछ और बनाने लग गए। आपने अपने सालों दे दिए उस जवानी के जिसको आप प्रोडक्टिविटी में कहीं भी काम में लेते ना, तो आपके पापा का बसाया हुआ जो बिजनेस है आप उसको चौगुना कर देते। अगर आपने 10 लाख की सुपर बाइक खरीदी तो आप 25 की खरीद लेते, पर आपने वो 2 साल खराब कर दिए। मेरे पास ऑप्शन था नहीं, मैंने खुद ने चुना कि मैं यूट्यूबर बनूं, मुझे बनाया समय ने, और वो भी कब तक हूं, आज हूं, कल हूं। जिंदगी में जब मैं इतनी चीजों में चेंज कर चुका हूं, हो सकता है ना कि मैं गाड़ियों के बारे में बात बुढ़ापे तक करना चाहता हूं, मगर उसके साथ में अगर मेरा अर्निंग सोर्स यहाँ नहीं आ रहा तो मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं मेरे इस पैशन को फॉलो कर पाऊं। करना तो मैं बुढ़ापे तक चाहता हूं, मगर मैं उस लेवल पर करना चाहता हूं जब मेरे को जिंदगी में मेरे बच्चे ना बोले कि कुछ नहीं करता मेरा बाप, पैसे तो कमाता नहीं है, बुढ़ापा इसका निकल गया। ये मैं मेरी लाइफ में नहीं चाहता। What's the best memorable part उन स्टंट डेज जो आप लोग दांत टूटे? देखो दांत तो स्टंट शोज से पहले टूट चुके थे। पहले दांत टूटे, घर वालों ने साइकिल दिलाई कि मोटरसाइकिल वगैरह नहीं होगी, फिर हमने सारे कांड करना शुरू करे। क्योंकि मैंने ना एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी जिंदगी में जो कि भगवान ना करे कोई करे, मगर आप जिसने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी है, अगर आप उससे बात करोगे उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा। वो है जिंदगी में मौत देखने का एक्सपीरियंस। जिस इंसान ने मौत देख ली ना, मैं मर सकता था, मरने जैसी हालत में था और वापस रिकवर हुआ, भाई साहब उस आदमी का थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है, क्योंकि वो अपना फ्यूचर पहले देख चुका होता है। वर्स्ट क्या है, मर सकता था, अब जिंदगी जियो आज की तरह। सबसे बड़ा यही है ना। एंड मेरे जैसे के लिए जिसको एडवेंचर, मेरे लिए एड्रेनलिन रश बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मुझे मजा नहीं आता। स्टंट राइडिंग के टाइम आपका एक अलग ब्रदरहुड था। आप स्टंट शोज जब करने जाते हो जनता पागल हुई रहती थी, और आपने स्पॉन्सर जिंदगी जी है। आपको ब्रांड न्यू स्कूटर मोटरसाइकिल मिला, आपने ऑन स्पॉट स्टंट शो करा, टायर फोड़ा, वहीं के वहीं खड़ा करा और घर आ गए। वो जो फीलिंग है ना,
दैट इज नेक्स्ट लेवल। और मेमोरी एक नहीं है, मेमोरी इतनी सारी है ना कि आपका जो ब्रदरहुड बना ना, आपकी जो फैमिली बनी, आपको जीने के लिए जो मकसद मिला कि आज अगर मैं जो भी हूँ, इसकी स्टार्टिंग तो वही है ना यार। उस वक्त मुझे जो लोग कहते थे मैं आपका फैन हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ या आपका भाई, यार वो मेरा परिवार है। आज भी वो मुझे उतना ही सपोर्ट करते हैं। आज भी जो लोग उस वक्त बच्चे थे जो मेरा स्टंट शो देखने के लिए आ रहे थे, आज वो कहीं जॉब लग रखे हैं। जब वो रास्ते में आपको कभी मिल जाते हैं, होता है ना, टकरा तो जाता है, ये छोटा सा शहर है, आज वो आप लोगों का सपोर्ट वैसे करते हैं कि आप बोलो ना जो भैया क्या करना है, आप नहीं जानते मेरे को, मैं उस टाइम से आपको जानता हूँ। ये फीलिंग ही हर दिन की मेमोरी से बड़ी। So your thoughts about different creators, जैसे बहुत सारी चीजों के ऊपर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, जैसे बहुत बड़ा नाम है गगन, तो उन क्रिएटर्स को देख के कैसे लगता है, उनका स्टाइल कैसा है, ठीक है, कुछ आगे कोलैबोरेशन का सोच रहे हैं या फिर अभी भी कंपटीशन है? देखो, पहला एक तो ये कि अगर मैं गगन की बात करूं, ही इज लाइक माई ब्रदर। और ऐसा नहीं कि मेरे को ही ऐसा लगता है, जब मैं बाकी क्रिएटर से मिलता हूँ ना, बाहर वालों से, वो भी गगन के बारे में सेम बात बोलते हैं, यार बहुत अच्छा बनता है। दूसरा, इस फील्ड के अंदर गगन चौधरी इज लाइक माई सीनियर, है ना, और सीनियरिटी की रेस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है ना। कंपटीशन तो है ही, पर आप कंपटीशन को फ्रेंडली भी तो देख सकते हो, क्योंकि गगन चौधरी की ऑडियंस मेरे वीडियो नहीं देख रही, और मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो गगन चौधरी के नहीं देख रहे होंगे। और अगर हमारे दोनों के भी देख रहे हैं और शेयर हो रहे हैं तो भी उससे कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर जो क्रिएटर है उससे आपको दुश्मनी बनानी चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ है, जो कि बड़े क्रिएटर्स ने तोड़ी भी है। फर्क ये है कि आपके जो एथिक्स हैं इंडस्ट्री के, अगर कोई क्रिएटर उनको तोड़ रहा है वो बुरी बात है ना। कि अगर आप कोई शूट कर रहे हो उसका पेड लेते हो ताकि आपका घर खर्चा चलता है, बाकी काम होते हैं, और कोई इंसान उसके अंदर कुछ भी कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। दूसरा, बिचिंग कर रहा है पीछे से, या वो ब्रांड को सामने वाले के बारे में आप जानते भी नहीं हो फिर भी उल्टा सीधा बोल रहा है, दैट इज रॉन्ग। तो मेन बात ये है कि गगन चौधरी ने अगर ये कहा है कि भाई साहब, ब्रांड कभी भी, अगर कोई भी इंसान जो कि शोरूम पर जा रहा है गाड़ी लेने के लिए, और अगले को फीडबैक फॉर्म में लिखना चाहिए कि मैंने न तो न्यूज़पेपर पे ऐड देखा, ठीक है, न मेरे को कहीं टीवी पे देखने को मिला, यूट्यूबर का वीडियो देखा था, इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो आपको भी उस बात का सपोर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि उस भाई ने सही बात बोली है कि आपकी वैल्यू तो तभी होगी ना जब वो सारी चीजें, सीखने को बहुत मिलता है। क्योंकि जब आप किसी और का कंटेंट देखते हो जो आपसे सीनियर है, तो आपको पता चलता है कि ये पॉइंट भी तो कवर करना चाहिए, या इस तरीके से आपको फ्लो बना के रहना चाहिए। और हम वैसे भी कई बार मिल रहे होते हैं, तो भी अगर मुझे कुछ सजेशन लेना होता है तो मैं बात कर रहा होता हूँ। आई रियली विश हर जगह क्रिएटर ग्रो करे, पर एथिकल वे में ग्रो करे, जिसके अंदर कहते हैं ना कि आप जूनियर का भी सपोर्ट कर रहे हो, सीनियर की भी हेल्प कर रहे हो, वैसे वाला। इंडस्ट्री में इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, जैसे गेमिंग है, लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं एक दूसरे को, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज है, इसमें कितनी ज्यादा यूनिटी है या कॉम्पिटिटिवनेस है मोटर स्पोर्ट्स में, या फिर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बात करें, जितने भी क्रिएटर्स हैं, कैसा चल रहा है अभी मार्केट? देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे हम ट्रेंड की बात कर रहे थे ना कि क्रिंज फेमस हो रहा है। अब आप सोचो, जब आपका लेवल ही क्रिंज फेमस का हो, तो आप सपोर्ट तो किसी से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और जहां प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, वहां आपका गोल होता है शूट करो, काम करो और आगे चलो। वो तो क्या, हम ऑफ रोडर रेसर रह गए, तो हमारी एक अलग कम्युनिटी होने की वजह से हम वो स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है उसको कैरी करके चल रहे हैं। कि आज कोई बाहर का भी यूट्यूबर आता है तो मैं कहता हूँ कि जयपुर में शूट करने के लिए आई विल टेक यू टू ए वेरी गुड लोकेशन, उससे मेरे को पैसा भी नहीं मिल रहा और घुमा के लाता हूँ ना यार। पधारो हमारे देश वाले हैं ना हम तो लोग यार, चाहे या ना चाहे, अपना डीएनए में वो वाली चीज है। मगर अगर आप ऑल ओवर ग्रोथ की बात करो, कोई क्रिएटर एक दूसरे से बात नहीं करता, कर भी ले तो भी उससे पता है क्या सवाल पूछता है, यार वो कंपनी तेरे को मिली, किससे मिली आपको वो कंपनी? अब आप मुझे एक प्रैक्टिकल बात बताओ, जिसकी अपन स्टार्ट में बात कर रहे हैं, कि इंडिया में एक कोई कंपनी XYZ जिसको प्रमोशन करवाना है, या प्रमोशन भी छोड़ो, उसको एक मीडिया ड्राइव ऑर्गेनाइज करनी है, और ये चीज जितने PR वाले लोग देख रहे हैं,
थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने एफर्ट करने के बाद भी हम लोगों को झेलते हो। आप मुझे एक बेसिक बात बताओ कि कोई ब्रांड ने कार लॉन्च करी, हद मार के अपनी पूरी की पूरी वो गाड़ियों की फ्लीट के अंदर 100 गाड़ियां रख सकते हैं। और कहीं भी अगर आप होटल ले रहे हो वहां पे 100 कमरे ले सकते हो, है ना। 1000 कमरे तो नहीं मिल सकते ना आपको। 100 कमरे आपने लिए, 100 गाड़ियां आपके पास में है, 3 दिन की आपने इवेंट कराई, या एक ही दिन मान लो क्योंकि लंबी इवेंट हो रही होती है, तो आप सबसे पहले तो 50 बुलाना चाहोगे, उसमें बड़े मीडिया हाउसेस, ठीक है। 50 आपने गिन गिन कर बुला लिए, बाकी बचे 50 में से गगन चौधरी जैसे बड़े भाई लोग हैं जो हैं वो आगे मान लो 15, बाकी कितने बचे 35 में से 15 जो हैं वो आ गए बाकी आपके पास में, जो कि पीआर वालों के खासम खास है, ठीक है। तो अब आपके पास बचा 20 लोगों का स्लॉट। 20 लोगों में अब आपको ग्लैमर भी तो चाहिए दोस्तों। अगली को कुछ नहीं आता, पर ग्लैमर के बिना इंडस्ट्री नहीं चल रही होती, तो 10 लोगों को आपका ग्लैमर डालना पड़ेगा। अब बाकी बचे 10, ये 10 आ चुके हैं लाइफस्टाइल वाले, जो की बात कर रहे हैं कि टुडे आई वाज वेयरिंग लुई विटॉन। लुई विटॉन पहनने का भी होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब वो जो लाइफस्टाइल वाले हैं वो भी बात कर रहे हैं गाड़ियों की, कि गाड़ियों में क्या चीजें हैं क्या। अब मैं तो 100 लोगों की बात कर रहा हूँ, 100 लोग तो राजस्थान में इन्फ्लुएंसर होंगे, तो आप मुझे बताओ पूरे इंडिया में जितने इन्फ्लुएंसर हैं आप सबको कैटर नहीं कर सकते। तो आपकी एक्सेप्टेंस है, ब्रांड बुला रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपका गोल ब्रांड बुलाना नहीं है कि ब्रांड बुलाए, आपका गोल है जो आपका वीडियो देख रहा है वो परिवार है, वो मांग रहा है आपसे कंटेंट। आप इंतजार कर लो, जब शोरूम पर आए तब बना लो, कंटेंट अच्छा बनाओ ताकि आप एलिजिबल हो जाओ वहां जाने के लिए। ऑल ओवर गेम ये है, कोई साथ नहीं है न आप उससे साथ एक्सपेक्ट करते। रही बात कोलैबोरेशन की, बहुत अच्छी बात है कोलैबोरेशन हो, मगर कोलैबोरेशन शुड बी म्यूचुअल। ऐसा कभी आपने ऐसा कोई केस नहीं देखा होगा जहां पर एक कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है और किसी सादे से इन्फ्लुएंसर को लेके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा जो है वो कहता है मैं मेरी ऑडियंस छोटे वाले के साथ क्यों शेयर करूं। बेसिक बात है ना। ये भी कब शेयर होते हैं जब दोनों बराबर के, जिसे कहते हैं ना, महारथी। तो हर जगह ये है। तो आप इससे एक एग्जांपल ले सकते हो कि कोई उस लेवल का सपोर्ट नहीं करता, करेगा भी नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन भी वो नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आप उस बड़े सीनियर या जूनियर के साथ जब मिलो तो मुस्कुराकर 2 मिनट बात तो कर ही सकते हो, इतना ही सपोर्ट काफी होता है। अभी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं जो कि इस चीज़ के अराउंड बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं कि आपको सस्ते में ये गाड़ी मिल जाएगी, सस्ते में वो बाइक मिल जाएगी, और एरिया वाइज भी अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे मान लो दिल्ली एनसीआर अलग हो गया, जयपुर अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया। आपको क्या लगता है इनमें से जितने भी क्रिएटर्स इस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, सेल है कंटेंट, जो उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, जेन्युइन होता है, या फिर बस चल रहा है बिकॉज लोग इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो लेते क्या है, वो प्रेफरेंसेस अलग है, हर 15 किलोमीटर पे बिहेवियर चेंज है, बट कंटेंट तो बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है वो कंटेंट। आपके रिव्यू से ज़्यादा कंटेंट वो चलेगा। हाँ, मतलब यूज्ड वाला तो अच्छा है, पर मैं ना इन चीज़ों के साथ में ना आप लोगों को, सब लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। और ये बेसिक जो स्टेप बाय स्टेप वाला कैलकुलेशन है, इसी को अपन को फॉलो करना चाहिए। पहला, जब हम व्हीकल की बात करते हैं तो आज के टाइम, पहले एक ज़माना था जब इंसान पहले घर लेता था, बाद में वो कार खरीदता था। अब ट्रेंड चेंज है। घर तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आप नई नई जगह शिफ्ट होते हो। आपने जयपुर में फ्लैट लिया, EMI आप भर रहे हो, एकदम से आपकी कंपनी ने बोला कि आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए, तो इस घर को आप बेच नहीं सकते, रेंट पे दोगे तो कोई घर कब्जा कर लेगा। तो आपकी लाइफ में वो वाला पार्ट होता ही नहीं। इंसान कार आराम से ले लेता है क्योंकि कार खरीदना लोगों के लिए इतना आसान कर दिया है कि वो एक ऐसा लालच है कि सर आप इतनी डाउन पेमेंट करो, गाड़ी घर ले जाओ। दूसरा, आज के टाइम किसी भी इंसान को 2 दिन कार सर्विस पे जाती हो तड़प जाता है, बिल्कुल। एंड ये सारा रीजन है भारत सरकार का। पॉलिटिक्स में पार्टी कोई सी भी हो, पर हमारे इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप गांव में भी जाके देखोगे ना तो वहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो बसें आती है वो नहीं दिखेगी। वो इंसान खुद की मोटरसाइकिल लेकर ही आपके किसी बीमार इंसान को भी कहीं से कहीं लेकर जा रहा होता है। ये सच्चाई है। तो इसलिए बर्डन पड़ा, जिसका ऑल ओवर इंडिया पे बर्डन पड़ा। आपको ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। 7 सीटर कार है मगर उसमें एक इंसान बैठा हुआ है।
है ना, तो वो बुरा है, वो अच्छी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों के साथ हुआ कि क्या लेना चाहिए, नया या पुराना। तो हमारा ये बिलीव है कि नीड एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लेना है, अगर आपको बेसिक स्टेप्स के हिसाब से आप अपने से सवाल पूछते हो और आपको उसके लिए आंसर मिलता है, वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हमारे पास फ्यूल आ गए, पेट्रोल, डीजल, CNG, हाइब्रिड, LNG। मेरे को क्या चाहिए, ये भी तो कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले क्या था, पेट्रोल डीजल में से एक ले लो, पेट्रोल ही था। उससे भी पहले की अगर मैं बात करूँ तो आपकी रनिंग के हिसाब से आपको क्या चीज़ लेनी है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कितनी सवारी लेनी है, क्या साइज लेनी है। मैं एडवेंचरस इंसान हूँ, मेरे को सुपर कार भी मिलती है ना चलाने को, मेरे को डर लगता है यार। मैं कल परसों, हालांकि मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, सादा इंसान हूँ मैं, अभी तो मेरे पास सबसे प्यारी कॉमेट करके MG की एक कार है, वो लेके घूमता हूँ मैं, सबसे सस्ती कार। तो कुछ दिनों पहले मैं E43 मर्सिडीज की एक कार आती है, AMG करके परफॉर्मेंस ब्रांड है जो कि मर्सिडीज के साथ बना हुआ है, बवाल गाड़ी। मैंने ली, मैंने चलाई, भगा रहा हूँ, सामने हल्का सा ब्रेकर आ रहा है और मैं वहां जाके एकदम से स्लो के ऐसे निकल रहा हूँ। तो मैं ऑफ रोडर का है। अब अगर मैं कोई ऐसी कार ले लूँ जो कि नीची है, वैसी है, तो भाई मैं स्ट्रेस में हूँ, पैसा खर्च करने के बाद चिंता। तो नीड एनालिसिस होना, क्या सवारियाँ चाहिए, कितनी आपकी रनिंग है, आप कहाँ इसको काम में लेने वाले हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, टेक फीचर्स कौन कौन से मिनिमम है जो आपको चाहिए, ये एक फैक्टर है। मगर जब आप पुरानी गाड़ी की बात करते हो तो इसके साथ आपके साथ एक और नया क्वेश्चन जुड़ जाता है कि वही कार 70,000 चली हुई है, 50,000 चली हुई है, 80,000 चली हुई है, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल है, मैं सस्ता दे रहा हूँ ना यार, मैं महंगी दे रहा हूँ। तो मेरा ही बिलीव है कि सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए ऐसे व्हीकल को आपके सर्किल में। फायदा है, मीडिएटरशिप नहीं है, ठीक है, हर इंसान के पास कार है, कॉलोनी में भी है, घर के पास में भी दिख जाती है। आप उस इंसान की गाड़ी ले रहे हो जो आपने सामने देखी हुई है ना। प्रायोरिटी तो देखो यही है कि अगर मैं आपसे एक कार ले रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि 2012 में वो भिड़ा भी दी थी, दरवाजा भी आगे का पेंटेड है, कभी ना कभी आपने ये भी काम करा है, तो वो तो देखो जेन्युइन चीज है, कम हो या ज्यादा हो, एटलीस्ट उसमें आपका सेटिस्फैक्शन है, गुड बार्गेनिंग स्किल काम में लो, काम पूरा करो। मगर जिंदगी हो गई है हमारी फास्ट, हमारे पास न दोस्ती इतनी, न हमारे पास टाइम है मैं बार्गेन को, अरे यार मेरे दोस्त की गाड़ी कैसे ले लूँ, बोल भी कैसे सकता हूँ उसको। तो दूसरे ट्रेंड में ही बहुत सारी वो कंपनियां जो कि गाड़ियों का पहले ही प्री इंस्पेक्शन करती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान मेरे जैसा गाड़ियों के लिए पागल नहीं हो सकता। उसको रीपेंटेड टॉपल्ड हुई हुई गाड़ी कोई भी चिपका सकता है। तो अगर आप एक थर्ड पार्टी जिसको आप पे कर रहे हो, जो कि गाड़ी का इंस्पेक्शन करके भी अगर आपको दे दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात सस्ती और मंदी वाली बात, यार उस गाड़ी के अंदर की तरफ क्या है कोई नहीं जानता। रिव्यू अच्छा है, आप गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हो कि लाख रुपए में क्रेटा ले जाओ, 2 लाख रुपए में ये ले जाओ, पर वहां जाके आप उस गाड़ी को चेक कर लो। जैसे दिल्ली की गाड़ियां बहुत सारी जयपुर में आ रही है, क्योंकि वहां पर 10 साल वाला लॉ लग चुका है, तो आपको सस्ती मिलेगी। मगर बैकएंड पे आप एक ऐसी चीज है जिसे भूल जाते हो, वो ये है कि जब आप उस कार को आपकी खुद की जगह पे रजिस्टर करवाते हो, उस वक्त उस गाड़ी में आपको वापस रोड टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो 1.5 लाख रुपए आपके जुड़ रहे हैं, वो आपने काउंट नहीं करे और वो आपको कभी ना कभी परेशान करेंगे। तो सबसे पहले जब आप कार लें तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उस गाड़ी को ढंग से चेक कर लो। 2 चीजें ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी रनिंग कम है तो आपको कम रनिंग के केस में वो गाड़ी ही परचेज करनी चाहिए जो नई हो, मतलब ईयर वाइज नहीं हो। क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं पूरे महीने में मेरी गाड़ी चलाता हूं 100 किलोमीटर, और मैंने एक मर्सिडीज उठाई जो कि है 2012 की, सस्ती मिल रही थी, मैंने ले ली। अब मैं चलाता ही 100 किलोमीटर हूँ और आने वाले 5 साल वो ऐसी कैसी खड़ी रहेगी, तब तक उसकी एज पूरी होगी। न मैंने उस गाड़ी का स्वाद लिया, न मैं उसके मजे ले पाया, मगर उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई और अब मुझे बेचनी पड़ेगी। वहीं पर ही जिस इंसान की लंबी रनिंग है उसको वो गाड़ी लेनी चाहिए जो कि कम चली, क्योंकि वो वियर एंड टियर ज्यादा करेगा। अब मान लो मैं एक बेसिक एग्जांपल लूं, मेरे को कम चलानी है, मुझे 1,60,000 चली हुई गाड़ी मिल गई, ठीक है ना यार, 10 किलोमीटर चलाना है,
और 1,60,000 कम टाइम में होनी चाहिए। जैसे होती है ना टैक्सी में कई लोग चलाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के शौकीन होते हैं, रैंडम गाड़ियाँ बदलते हैं, उस केस में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितनी मैं चला रहा हूँ उसमें उस गाड़ी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि नई कार है तो मेरे को बैंडविड्थ अच्छा मिल गया उस गाड़ी को लंबे टाइम काम में लेने का। दूसरा, जब भी आप गाड़ी चेक करें तो बेसिक स्किल है, मेरे बहुत सारे यूट्यूबर भाई बंधु हैं, उन्होंने वीडियो बना रखे हैं, आप गाड़ी में डेंट रस्ट चेक कर सकते हो, इंजन में जो ऑयल वाला नॉब है उसे उठाकर चेक कर सकते हो कि वहाँ से बैक कंप्रेशन तो नहीं आ रहा। बाकी तो जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी चलाते बता देती है ना, कि पहले वाला जो ओनर है वो अमीर था या गरीब था। अगर आपके किसी भी ऐसे बंदे की कार लोगे ना जो कार एंथुसियास्ट है बड़ा वाला, भाई साहब उसकी गाड़ी में आपको पैसा लगाओ मिलेगा, वो गाड़ी बेचेगा ना उससे भी 15 दिन पहले वो गाड़ी का इंजन रेडी करने से लेके नए टायरों में ही चलाएगा। और वही आप किसी लीचड़ आदमी की गाड़ी उठा लोगे ना जो डॉक्टर है, तो खत्म करी हुई आपको गाड़ी देगा, चाहे वो डॉक्टर का ठप्पा ही लगा हुआ हो कि अरे भाई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब की गाड़ी तो खराब नहीं हो सकती ना। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी जब भी आप नई कार लेने के लिए जाते हो, हरदम इस बात का ध्यान दो, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ, किसी यूट्यूबर की बात में मत लो, देखो सारे वीडियो देखो, मगर आपको क्या खरीदना है ये आपका सवाल है। तो उसके लिए आप जाओ मार्केट में, अपनी फैमिली जो भी आपके साथ चलने वाले उन सब लोगों के साथ गाड़ी में बैठो, कम से कम 10, 15, 20 किलोमीटर उसको अच्छी तरीके से चला के आओ, और उसी टाइम कॉम्पिटिटर कार भी चला कर आओ। तब आपको पता चलेगा ना स्टीयरिंग किसका सॉफ्ट है, बैठने में किस में मजा आ रहा है, वेंटिलेटेड सीट की जरूरत भी है क्या। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो आप कार ले रहे हो वो कार आप सालों तक रखने वाले हो। और जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं हम सारे लोग, हम लास्ट कंबशन इंजन ले रहे हैं हमारी जिंदगी का, इसके बाद में कंबशन इंजन नहीं खरीदेंगे हम लेंगे कोई तीसरी टेक्नोलॉजी, पर हम हमारे कंबशन इंजन को भी नहीं छोड़ेंगे। फॉरेन कल्चर थोड़ी है दोस्त, इंडियन ट्रेंड है। हमारे पुराने कई लोगों के घरों में चेतक स्कूटर अभी तक नहीं निकल पाए। आज के टाइम महंगी महंगी मोटरसाइकिल आ चुकी है, तो जब वो चेतक नहीं जा सकते, तो आज के टाइम अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी कार लो, इलेक्ट्रिक ले ली, तो भी आप अपने कंबशन इंजन को घर पे खड़ा रखोगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जरूरत पड़ी, बैटरी लगे, सेल्फ स्टार्ट करा, गुड टू गो। वो बड़ा फैक्टर है। रही बात फ्यूल की, कि आपको कौन सा फ्यूल काम में लेना चाहिए, अगर आपकी रनिंग कम है पेट्रोल काम में लो, अगर आपके यहाँ पे पॉल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्ट है तो पेट्रोल काम में लो, अगर आपकी रनिंग ज्यादा है सीएनजी काम में लो प्लस पेट्रोल काम में लो, अगर आपको सीएनजी इजीली अवेलेबल नहीं है तो डीजल काम में लो, अगर आपको टॉर्क इंजन पसंद है कि क्लच छोड़ते ही 0 मोमेंटम में चल जाए तो डीजल इंजन उठाओ, अगर आपको बड़ी एसयूवी लेनी है तो डीजल उठाओ, अगर आपको अच्छा एसी के अंदर ठंडक चाहिए और अच्छा माइलेज चाहिए तो डीजल उठाओ। लास्ट जो हमारे साथ कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक उन लोगों के लिए अच्छा है जिसकी रनिंग अच्छी है, और इलेक्ट्रिक में सबसे अच्छी बात ये है ना कि आपको फोन पर सिर्फ और सिर्फ बात करनी है, तो आपके लिए 20,000 का फोन आ रहा है, किसी को फोन पर बात भी करनी है, फोटो भी खींचनी है, तो 1.5 लाख का भी फोन आ रहा है। तो अगर आप एक वो इलेक्ट्रिक कार लेते हो या बाइक लेते हो, स्कूटर लेते हो, जिसमें 90 किलोमीटर की रेंज है, आप रोज 70 किलोमीटर चल रहे हो, ऐसे भी प्लान्ड होकर, अनसर्टेन हमारी जैसी जिंदगी नहीं है कि चलो घूमने चलते हैं, तो आप 2-3 साल में उसका पूरा पैसा वसूल लोगे और आपके लिए एसेट है, आग लगा दो बाद में उसके। और अगर आपकी रनिंग तो है 10 किलोमीटर, अनसर्टेन हो, और उसके बाद में अगर आप एक ऐसी गाड़ी खरीदते हो जिसकी आप 500 किलोमीटर की रेंज ले लेते हो, यार आप रिसोर्सेस को ना एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आपने 600 किलोमीटर की रेंज वाली कार खरीदी, आपकी जरूरत ही नहीं है 600 किलोमीटर की, तो आपने जो 35-40 लाख रुपए खर्च करें, आप उसको कभी भी वापस नहीं ले सकते। दूसरी बात देखो, लिथियम आयन बैटरी की समय के साथ में साइकिल तो कम होगा ही होगा, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। कोई कंपनी कह दे कि हमारी बैटरी चल जाएगी 8 साल 10 साल, 10 साल कब हो जाते हैं हमें पता नहीं चलती। 10 साल पुरानी आप 800 की बात करो, सिंगल सेल्फ स्टार्ट, लाख रुपए उसके मिल रहे हैं, काम चल रहा है। वहीं आप एक इलेक्ट्रिक कार 10 साल बाद बात करोगे, सेल तो डेड होंगे, हो सकता है उनकी कॉस्ट में कम ज़्यादा फर्क पड़ जाए, मगर अगर आपके पास में आपकी रेंज के हिसाब से इलेक्ट्रिक कार है, भाई साहब जिंदगी का मजा ही अलग है। मैं कॉमेट चला रहा हूँ अभी, MG कॉमेट है, 200 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, मैं उड़ता हुआ पंछी हूँ, अप्रोक्सीमेटली 150 के अंदर अंदर मेरी रेंज आती है।
पर उसके बाद में भी मैं मेरे घर पे रोज 50-20-25% रिमेनिंग बैटरी के साथ घर आ जाता हूं। तो मेरे लिए परफेक्ट सॉल्यूशन हुआ ना वो। दूसरा, इलेक्ट्रिक में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, मेरे को ब्रांड ने दे रखी है जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट कार। वो कार इतनी छोटी है कि जब आप भारत देश में, नैनो बुरी कार नहीं थी, नैनो छोटी थी, जब आप उस कार को लेके जाते हो ना तो लोग आपको पता है कैसे देखते हैं, ओ गरीब या ओ क्यूट। फिर वो रुकते हैं, आपसे पूछते हैं कितने की कार है, आप उन्हें कहते हो मेरी तो 10 लाख वाली है पर 7.5 से शुरू हो जाती है। मुझे तो लगा 2.5-3 लाख रुपए की होगी। भाई 3.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की स्कूटी आ रही है आज के टाइम इलेक्ट्रिक। पर मेरी जो कॉमेंट है, पिछले 5 महीने मैंने जो उसको एक्सपीरियंस करा तो पता है मुझे कितनी बड़ी सच्चाई पता चली। अगर मैं मेरा पिकअप ट्रक लेके चलता तो मैं 70,000 रुपए का तेल जला चुका होता। अगर मेरे पास स्विफ्ट होती तो मैं कम से कम 25-30 हजार रुपए का तेल जला चुका। 25 राउंड फिगर। आपको मालूम है मैंने कितने का इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई होगी? गैस करो, एनी गेस, रैंडम। 5,000 अप्रोक्स 7,000-5,000 रुपए के आस पड़ोस। मैं तो 7,000 मान के चलता हूँ, बड़ा फिगर। यार कहाँ 70,000 रुपए, कहाँ 7,000 रुपए। ये मैंने अभी चलते हुए देखा, सील की एक ऐड दिख गई मुझे, BYD जो सील है भाई बहुत प्यारी चीज है वो। तो कहाँ आपकी माइलेज 15 रुपए, 10 रुपए और कहाँ 5 पैसे। और वो जो कार है ना उसके बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि जो सुपर कार का एक्सपीरियंस है, जो आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ में मिल रहा है, वो कंपनी आपको 53 लाख रुपीस में दे रही है। 25-30 लाख रुपए की क्रेटा आज के टाइम। तो जो इंसान लंबे रूट पे जाना चाहता है, सील उसने ले ली, लग्जरी उसकी जिंदगी में। हर स्पोर्ट्स कार वाले को वो ऐसे दिखा सकता है कि भाई आगे की लाइटें कैसी थी ये तो तू देख चुका है, पीछे वाली अभी तो देख। तो वो जो फैक्टर है ना, पर डिपेंड करता है। मैं 53 लाख रुपए की कार ले लूं और मेरी रनिंग ही नहीं है, मैं वर्क फ्रॉम होम वाला इंसान और मैं मेरे परिवार के साथ मनाली जाना चाहता हूँ, सील मेरे कोई काम की नहीं है। और वो जो मैंने 53 लाख रुपीस खर्च करे वो मेरे लिए वेस्ट है। तो आपको चूज करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया, कि क्या फ्यूल आप ले रहे हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तभी आपकी लाइफ सॉर्टेड हो। अभी इतनी सारी एडवांसमेंट्स आ रही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा तो इलेक्ट्रिक। आपको क्या लगता है अभी भी किस चीज की कमी है? देखो, मैं इलेक्ट्रिक से अच्छा ट्रैवल करा मैंने, और अभी जितनी ब्रांड्स है ना इलेक्ट्रिक वाली, ये लोगों के सामने प्रूफ ही करने में लगी हुई है कि भाई इलेक्ट्रिक लेके आप घूमने जा सकते हो। हर ब्रांड कर रही है। पोर्शा टाइकन ने अभी कुछ टाइम पहले एक रखा जिसमें रिले चैलेंज रखा, ZS EV लेकर मैं जो है देहरादून के आगे तक जाकर आए। और मेरे खुद के दोस्त जो है वो एक मार्केटिंग मतलब जो इलेक्ट्रिकल चार्जर्स है इसकी कंपनी बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तो मुझे उस भाई की तरफ से नॉलेज भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। देखो, मैं आपको बेसिक फंडा बताऊं, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि भारत देश में ट्रेन में रखे हुए मग्गे लोग गायब कर लेते हैं। तो जो आप बाहर मार्केट में चार्जर लगा के रख रहे हो, उनके लिए अगर आपको चौकीदार रखना पड़ रहा है तो टेंशन वाली बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उसकी मेंटेनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों तरफ जब आप देखोगे ना तो आपको हरे नंबर प्लेट में गाड़ियां दिखने लग गई होगी, प्रैक्टिकली दिखने लग गई, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी कर रही है। तो पहला, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क जो है वो धीरे धीरे देश में अच्छा होता जा रहा है। दूसरा, ये पता है कैसा हो गया, जैसे पेट्रोल पंप है, अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट है, आपके पास अच्छी जगह है, तो आपको एक इलेक्ट्रिकल चार्जर रखना चाहिए। क्योंकि जो इंसान गाड़ी चार्ज करने के लिए आ रहा है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा आप हेल्प कर रहे हो, सेम टाइम पर वो वहां बैठकर खाकर भी तो जा रहा है। तो उस तरीके से देखा जाए तो नेटवर्क अच्छा है। मेगा हाईवेज, बड़े हाईवेज पे तो बहुत अच्छा है, पर गांव में नहीं है अभी तक। और क्योंकि जितनी ज्यादा रेंज की बैटरी होगी उसको चार्ज होने में उतना ही समय लग रहा होता है। पर धीरे धीरे अब गांव में भी लोग चार्जर लगाने लग गए। पर मैं अगर बेसिक कैलकुलेशन की बात करूँ ना, बेसिक अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप ये मानकर चलो कि मैं रोज ऑफिस जा रहा हूँ या घर आ रहा हूँ या किसी तीसरी जगह जा रहा हूँ, वहां तो मुझे चार्जर भी मिल रहा है, मेरी गाड़ी चार्ज भी है। अगर मैं कहीं टूरिस्टिक लोकेशन पर जा रहा हूँ तो हैपनिंग होगी तो हैपनिंग होगी तो वहां पर आपको
चार्जर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गांव में अगर मेरा फार्म है तो मैं लगवा सकता हूँ। आप जितना पैसा बचा रहे हो वो कितनी वैल्यू रख रहा है, एंड सेम टाइम अगर आप जो पैसा बचा रहे हो उसके बाद अगर आप एक दिन टैक्सी भी रेंट कर जाओ तो सॉर्टेड है। फायदा क्या है इलेक्ट्रिक में कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं है। कंबशन इंजन जो आप काम में लेते हो उसमें आपको मजा आता है गाड़ी को चलाने का, आवाज सुनाई दे रही होती है, वो एक अच्छी बात है। पर मुझे उससे ज्यादा मजा आता है परफॉर्मेंस में। मैं थोड़ा अलग नेचर का हूँ। मुझे लगता है कि यार ऐसे पावर भी तो होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जिस भी इंसान ने मुझे बोला है ना कि इलेक्ट्रिक कार्स आर फॉर गे, मैंने कहा तू मेरे साथ बैठ के चल, स्पोर्ट्स में डाल के उसी को कह रहा हूँ, अब तू भगा के देख। बाहर आने के साथ उसके ना गूज़बम्स वाली फील, यार भाई ये तो बहुत तेज है। मैंने कहा ये तो समझा रहा था तेरे को मैं ये नहीं कहता कि कंबशन इंजन बुरे हैं, इलेक्ट्रिक भी अच्छी है। आपको सब एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपकी यूजेबिलिटी के हिसाब से आप एक व्हीकल रखो। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कोई थर्ड फ्यूल आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी कंबशन इंजन जो है इनकी लिमिटेशन बहुत है। इंजन ऑयल निकल रहा है, आवाज ज्यादा आप कर नहीं सकते। जो इंसान पढ़ाई कर रहा है शाम को बैठकर, घर में बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता ना भड़बड़ करते हुए 10 बार उसके सामने से निकलो। तो वो जो फैक्टर है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार का एक्सपीरियंस अच्छा है। आपकी रीसेल कॉस्ट कम हो या ज्यादा हो, आप तब तक उस पैसे को वसूल लेते हो, और आपकी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कुछ है ही नहीं। इंजन ऑयल, कूलेंट डलते हैं, कुछ भी नहीं है उसके अलावा उस गाड़ी के। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी इलेक्ट्रिक कार चला के एक्सपीरियंस करना चाहिए। एटलीस्ट बाइंग समथिंग एल्स, उससे पहले आपको पता तो फील तो लो ये है क्या, उसका पैसा थोड़ी लग रहा है यार। शोरूम पे जाओ, आपको चलाने के लिए देंगे कार, चला के एक्सपीरियंस करके तो देखो। आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाइप करते हो, नो डाउट आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, बट जिस बंदे को इस इंडस्ट्री में शुरू करना है कि अब कुछ करता हूँ मैं, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, उसको कोई डील कैसे मिल सकती है, या वो स्टार्ट कैसे कर सकता है? सीधा शोरूम पे जाए, गाड़ी मांगे, मुझे नहीं लगता उसको भाव दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। टेल मी दैट कि अगर कोई बंदा एकदम नया इस फील्ड में उतरना चाह रहा है, वो कैसे शुरुआत करे और कहाँ तक एक लिमिट पे पहुँच जाएगा? देखो मैं आपको बताऊं, किस लिमिट पे पहुंच जाएगा वो तो एंडलेस है, ठीक, उसको कोई जज नहीं कर सकता। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो इंसान मेहनत करे ना, मुझसे भी आगे जाए, सिंपल सी बात। दूसरी चीज, कहाँ से शुरू करनी चाहिए? तो पहला, एटलीस्ट आपको शूट करने का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये तो हो गया वन पार्ट। तो आप मेन गाड़ी से पहले एटलीस्ट अपने साथ वाले लोगों का कुछ भी शूट करना शुरू कर दो, ताकि आपको कैमरा गियर क्या काम में लेना होता है, आप किस तरीके से एडिट कर रहे होते हो, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को ग्रो कराओ ना। तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक आपका काम स्टार्ट नहीं होगा। और YouTube, Instagram 2 अपने प्लेटफॉर्म है, Facebook भी है, होने को तब और भी नए आ गए। मगर YouTube की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि जिस दिन आपने फ़ोन खरीदा है, आपका दोस्तों उसी दिन से अकाउंट है, चाहे आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो। जिस भी दिन आपने फ़ोन खरीदा उस दिन से आप प्री इंस्टॉल्ड यूट्यूबर हो। आपके अकाउंट का नाम रखो, उस पर डेटा डालना शुरू करो, तो ही सारा काम होगा। सबसे बड़ी बात, पहले दिन कोई बड़ा फेमस नहीं होता, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप अपना जो भी अर्निंग सोर्स है उसको मत छोड़ो पागलों की तरह। मतलब प्रोफेशनलिज्म बनने के लिए सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपने जॉब छोड़ दी, यूट्यूबर मत करो दोस्त। आप इतने डिप्रेशन में आ जाओगे कि ना आप यूट्यूबर रह पाओगे ना आप जॉब कर पाओगे। कोशिश ये करो कि आपकी जॉब के साथ आप टाइम निकालो आपके यूट्यूब के लिए, कि एटलीस्ट वो कम से कम स्टार्ट तो हो जाए काम करना। और जो भी लोग कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, मेरे को उनके लिए एक ही छोटा सा और सजेशन है कि जो काम आप कर रहे हो वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है ना। कि आप अगर सपोज करो बैंक में हो, मैनेजर की जॉब कर, आपको यूट्यूबर बनना है, तो मैनेजर ऐसा थोड़ी भगवान ने आके बना दिया, आपने खुद ने एक्सेप्टेंस थी ना मैनेजर बनने की, तो आप मैनेजर बने हो और आपका नॉलेज भी मैनेजर होने वाला। अब अगर आप कंटेंट मैनेजर की ही फंक्शनैलिटी पे बनाते हो तो आप अपनी जॉब में भी परेशान नहीं होंगे, और जो आपने इतने सालों से आपकी जॉब में सीखा उससे आप अपने कंटेंट को और नरिश कर पाओगे।
कोई इंसान खाना अच्छा बना रहा है। देखो दुनिया में भगवान ने सबको टैलेंट दिया है, किसी को वर्कआउट का दिया, किसी को आर्ट का दिया, किसी को गाड़ियों का दिया। आपको जो टैलेंट दिया है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, ना कि सामने वाले इंसान को देखकर कि वो इसमें ग्रो कर रहा है तो मैं वो कंटेंट बना। तो आपको उसके बारे में नॉलेज, पैशन है, आप अगर वो काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बोनस है। नहीं है, नई फील्ड ले रहे हो तो इसकी एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी। आपके पास बैकअप होना चाहिए कि मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ तो मेरी फैमिली पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि यार ये बोलना बहुत आसान है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, मगर जब शादी करके इंसान आता है और उसको खिलाने की बारी आती है तो वो आपका प्यार थोड़ी खाएगी यार, ये भी तो आपके लिए प्यार ही है। तो आपके लिए पैसा खर्च होगा, कैमरा गियर भी अपग्रेड करने होंगे, टाइम भी खर्च होगा। आप मुझे बताओ कि मुझे कोई कंपनी फ्री में भी गाड़ी देती है, लोगों को तो ये लगता है, और ये बड़े यूट्यूबर बोलते भी हैं कंपनी तो मुझे फ्री गाड़ी दे रही है ना। नहीं दोस्त, उस गाड़ी को धुलवाना पड़ता है, उसमें जो कंपनी फ्यूल दे रही है उसके बाद खुद का फ्यूल भराना पड़ता है। आपको बैकग्राउंड में किसी बंदे को भी हेल्प करनी चाहिए होती है कि भैया आप एक बार वीडियो बना दो। लोग अपने दोस्तों से हेल्प लेते हैं और वो दोस्त अच्छे हैं जो चले भी जाते हैं मदद करने के लिए। तो ऐसे दोस्त भी बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। चलो आपका कंटेंट चल गया, तो कंटेंट चलते इंसान, मेरे सबके हमारे मन में उम्मीद होती है कि यार एक तो ब्रांड मिले, है ना। कब तक शोरूमों में धक्के खाऊंगा मैं, मेरी फ्लाइट आनी चाहिए, मैं वहाँ जाऊँ, एक्सक्लूसिव गाड़ी मुझे मिले, उसका मैं कंटेंट बनाऊँ। ये चीज़ मैंने भी फेस करी, मगर मुझे गगन ने एक अच्छी चीज़ समझाई। गगन ने मुझे बताया कि भाई कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कुंफू पैंडा वाली सी बात है कि आप खुद ही अपने क्राइटेरिया, आपका मेन गोल होना चाहिए अच्छा कंटेंट बनाने। अगर आपका अच्छा कंटेंट है, वो पीआर कंपनी, उसमें करने वाले काम वाले लोग आपको पाताल लोक से आपका कांटेक्ट नंबर ढूंढ लेंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कब कॉल आ रहा है, हेलो सर आप जोजोविली बोल रहे हैं, और वही आपका कंटेंट किसी कर्म का नहीं है, न उसे कोई देख रहा, न उसमें वो इंटरेस्ट है, न आप अभी फेमस हुए हो। आप उन लोगों को मेल भी भेज दोगे ना 10, वो रिवर्ट बैक में आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात है। आपकी रीच अच्छी है तो एटलीस्ट आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ब्रांड डील मिले। यार आप एलिजिबल होगे ब्रांड डील की तो ही तो मिलेगी आपको। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि जिस काम को आपने शुरू करा है ना, उसमें इतनी शिद्दत से कूद जाओ कि आपको आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद करने पड़ जाए, तब तो है मज़ा, नहीं तो नहीं है। तो ब्रांड डील के चक्कर में तो भूल जाओ, है ही नहीं। इस पेड़ को आपको खुद को नरिश करना है, पीछे से आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है। जो पैसा है वो सारा का सारा आपके लिए बोनस है, बाकी करना जीरो से पड़ेगा। हम सबको बेसिक जीरो से शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, और पर्सनली मेरे लिए भी ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंगेजिंग था और रिफ्रेशिंग सा था, क्योंकि मैं भी एक ऐसी जर्नी पे हूँ जहाँ पे मुझे अपने बारे में बताऊँ, शायद 2013 से यूट्यूब चैनल है और पहली दूसरी वीडियो डाल दी होगी, बट भाई 13, 14, 15 एक वीडियो, फिर कुछ हो गया, फिर गियर अच्छे नहीं है, फिर यार माइक अच्छा नहीं है, माइक का जुगाड़ किया, फिर कोई दोस्त रैपिंग वैपिंग में लगा हुआ तो उसके साथ हेल्प कर दी, म्यूजिक प्रोडक्शन सीख लिया, थोड़ी सी यहाँ से वीडियो सीख ली, थोड़ी सी सिनेमाटोग्राफी सीख ली, थोड़ा थोड़ा सब सीख लिया। ठीक है, अब वही कंटेंट बनाना, क्या बनाऊँ, अच्छा बनना चाहिए। इस दिमाग कीड़ा, ये तो परफेक्शन का जो कीड़ा होता है ना लोगों के दिमाग में, ये फंस जाता है ना जिस चीज़ पे, और उस चीज़ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि यार चलो अब तो शुरू करते हैं। ये मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत रही है अब तक, बट हाँ अब आई एम ऑन टू अ जर्नी की इन लोगों के साथ बैठना है और आप जैसे लोगों से सीखना है और उन लोगों को सिखाना है जो नहीं कर पा रहे। तो दिस जर्नी इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ, सबसे पहले खुद सीख रहा हूँ। वो तो देखो सबसे बड़ा की फैक्टर वही है, पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप चाहे वीडियो एडिट करो, शूट करो, यूट्यूब पे कुछ भी काम करो, दैट इज अ डिफरेंट डील। आप खुद क्रिएटर हो या नहीं हो, दैट इज ऑल्सो अनदर डील। पर सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। दिस इज नॉट लाइक कि आपके पास में बार बार कोई इंसान आपको परेशान करे, मगर सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना वीडियो को,
तो सामने वाला उतना ही मोटिवेट होता है। एंड बिलीव मी, किसी का भी अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप उसका चैनल सब्सक्राइब करा करो। वो इंसान आपसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, वो आपसे सिर्फ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ही वो ग्रो करेगा। अगर आप वीडियो इतनी देर तक देख रहे हो या वीडियो आपको अच्छा लगा, 2 सेकंड का भी अच्छा वीडियो लगा, तो इट मीन्स आप सोचो उसने कितना पूरा दिन खराब करा है उस वीडियो को बनाने के लिए। आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, या आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हो। भारत देश का कल्चर है ये कि हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम सबसे अच्छे माउथ पब्लिसिटी करने में, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चैनल सब्सक्राइब करवाएं हमारे दोस्तों से कि देख मैंने आज एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, तू भी चैनल सब्सक्राइब कर। एंड सेम टाइम अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चीजों को सीखो, कमेंट करके मुझे बताओ, हमको बताओ कि और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। भाई भी बात करेंगे, हम और भी चीजें ढूंढेंगे, उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो फिर हम वापस आएंगे। ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। कोई भी बात, कोई भी चीज हो आपके दिमाग में गाड़ियों से रिलेटेड, किसी भी कमेंट बॉक्स में जाके, किसी भी वीडियो में, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई।